आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग रोलिंग में वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन ज़रा करेंगे। खासकर रोलिंग में फ्रिक्शन का जो वर्क होता है बड़ा क्रिटिकल होता है। तो फ्रिक्शन का वर्क इन रोलिंग प्रॉब्लम्स, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइमरली। तो आज के इस लेक्चर का बेसिक टॉपिक है द वर्क डन by friction in rolling, but even generally work energy applications in case of rotation of rigid bodies. तो पहले तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऐसा एक्सप्लोर कर लेते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक इक्वेशंस क्या हैं, और फिर कुछ एक दो एप्लीकेशंस देखकर समझेंगे कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं किस तरीके से अप्लाई होते हैं। सो लेट अस गेट गोइंग। पहले तो बेसिक आइडियाज के वर्क यहाँ क्या मतलब होता है वर्क का, और वर्क से कैसे एनर्जी में चेंजेस आते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ दो किस्म की होती है, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हुआ करती है। तो दोनों टाइप की काइनेटिक एनर्जीज क्योंकि यहाँ पर हैं, इसलिए उनमें चेंज करने वाले वर्क भी दो अलग अलग किस्म के हैं। और ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या चेंजेस इन वर्क से कैसे कैसे काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस आते हैं, दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इन टुडेज लेक्चर। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट मी गेट द ऑटो फोकस हैपनिंग। ये ऑटो फोकस लॉक कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट विद वर्क एनर्जी एप्लीकेशंस इन रोलिंग में वर्क एनर्जी के एप्लीकेशंस देखते हैं। तो देखो, पहले तो ट्रांसलेशनल वर्क, ये कितना हुआ करता है ये देखते हैं। ट्रांसलेशनल वर्क होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स into DSCM। ये DSCM क्या है? सेंटर ऑफ मास की छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, और फिर इसका समेशन यानी इंटीग्रेशन। ये हमारा आ जाता है ट्रांसलेशनल वर्क। अब ये ट्रांसलेशनल वर्क जो है ये केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदलाव लाता है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से इसका कोई सरोकार नहीं है। सो इट चेंजेस व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी? ओनली translational kinetic energy, delta Ke translational। I certainly hope कि आप लोगों को ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है याद होगा। ये होती है हाफ इंटू m इंटू VCM स्क्वायर, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर रोटेशनल वर्क देखते हैं। What is rotational work? रोटेशनल वर्क जो है ये होता है टाउ CM, मतलब कि टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू डी थीटा। अब याद रहे डी थीटा वेक्टर होता है, तो ये टॉर्क और डी थीटा वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब क्योंकि आपके करिकुलम में एक प्लेन में रोटेशन रहती है, जो भी बॉडीज आप जिनकी रोटेशन आप स्टडी करते हो वो रोटेशन एक प्लेन में हो रही होती है, और क्योंकि रोटेशन एक प्लेन में हो रही है तो टॉर्क वेक्टर और डी थीटा वेक्टर दोनों ही उस प्लेन से परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें इनके बीच में जो एंगल होता है इसके दो ही ऑप्शंस हैं, या तो इनके बीच का एंगल 0 होगा या 180 डिग्री होगा, दोनों में से एक तो एंगल होगा ही। सो उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है। एंगल बिटवीन टॉर्क एंड डी थीटा फॉर एनी प्रॉब्लम विद इन योर करिकुलम, मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, आपके करिकुलम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसमें एक प्लेन में रोटेशन होती है, तो इन दोनों के बीच का एंगल या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो या इनफैक्ट अभी भी आप बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं।
टॉर्क वेक्टर और डी थीटा वेक्टर दोनों ही कैसे होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, दोनों ही रोटेशन एक्सिस के अलोंग रहते हैं। सो क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर्स रोटेशन एक्सिस के अलोंग होते हैं, तो रोटेशन एक्सिस के अलोंग होने में तो दो ही ऑप्शंस हैं, या तो रोटेशन एक्सिस की डायरेक्शन में या तो दोनों ही ओमेगा वाली डायरेक्शन में है, या दोनों में से एक ओमेगा की डायरेक्शन में है, दूसरा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। डी थीटा ऑफ कोर्स ओमेगा की डायरेक्शन में हमेशा होगा। टॉर्क ओमेगा की डायरेक्शन में भी हो सकती है, उससे ऑपोजिट भी हो सकती है। तो इन दोनों के बीच का एंगल या तो 0 रहेगा या 180 डिग्री रहेगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं, राइट। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग आ ही जाएगा। इसका इंटीग्रल आप ले लोगे तो ये आ जाएगा चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आपको याद दिला दूं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, राइट। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये होती है हाफ MVCM स्क्वायर, ये हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। दोनों को ऐड करते हैं तो आपको ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज दोनों को ऐड कर लेते हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और दोनों वर्क को ऐड कर लेते हैं तो टोटल वर्क आता है। तो टोटल वर्क स्टिल रिमेन्स इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट देन दैट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ये बेसिक मैंने इक्वेशंस बताई हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है। सिर्फ इतना जान लेने से शायद आपको इसकी बहुत ज़्यादा कोई समझ डेवलप नहीं हुई होगी, मैं समझता हूँ इस बात को। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में, बिना कुछ एग्जाम्पल्स को देखे ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो लेट अस टेक अप ए वेरी बेसिक वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑन दिस, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब यहाँ पर मैं जो प्रॉब्लम्स लूँगा अधिकतर इनमें फ्रिक्शन के वर्क की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि खासकर ये जो रोलिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें फ्रिक्शन का वर्क बड़ा क्रिटिकल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ एक सिंपल एग्जाम्पल में हम वर्क और एनर्जी का हिसाब किताब बनाकर देखेंगे इन ए रोलिंग प्रॉब्लम, रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन। और बॉडी जो हम ले लेंगे उसकी शेप स्फेयर ले लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, यू कैन रीवर्क द सेम एग्जांपल फॉर डिफरेंट शेप्स, दैट्स द टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर वेल। सो जो भी एग्जांपल मैं किसी एक शेप के साथ बता रहा हूँ, उसी एग्जांपल को दूसरी शेप्स के लिए खुद वर्कआउट करके देखो एंड चेक करो कि ये उसी तरह के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सो कमिंग बैक इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, एक बेसिक सिंपल प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो इसे इरेज कर लेते हैं। लेट मी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू यू। प्रॉब्लम ऐसा लेंगे, एक इंक्लाइंड प्लेन है और उसके ऊपर हमने एक स्फेयर को रख दिया है एट रेस्ट। ये मानकर चलेंगे कि प्योर रोलिंग हो रही है स्फेयर की, कोई स्लाइडिंग नहीं है। सो एक स्फेयर ये है, हमें गिवन है ये स्फेयर, मास m है इसका और रेडियस r है। इधर एक सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर इसकी प्योर रोलिंग हो रही है। कैसी मोशन है? प्योर रोलिंग। इंक्लिनेशन का एंगल थीटा है, और ये स्फेयर जो है इसको रेस्ट पे हमने रिलीज किया। जिस समय पर हम इस स्फेयर को रिलीज कर रहे हैं, ये स्फेयर यहाँ रेस्ट पर है इस समय।
अब इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो होंगे, अब वो बढ़ेंगे क्योंकि ये नीचे एक्सेलरेट करेगा। ये असम्पशन लेते हुए चलेंगे कि सफिशिएंट फ्रिक्शन है जिससे कि प्योर रोलिंग हो रही है। देखो, प्योर रोलिंग कराने के लिए सफिशिएंट फ्रिक्शन चाहिए होती है, ये बात हम डिस्कस कर भी चुके हैं इन वन ऑफ द अर्लियर वीडियोस। हमने डिस्कस किया था कि म्यू की एक मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है, इसका मतलब कुछ बेयर मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए होती है, उतनी फ्रिक्शन होगी तभी प्योर रोलिंग हो पाएगी। तो यहाँ प्योर रोलिंग कराने के लिए जितनी भी फ्रिक्शन की ज़रूरत है उतनी फ्रिक्शन अवेलेबल है, उपलब्ध है, ऐसा मान के हम चलते हैं। तो अब ये देखो प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग मोशन में पहले तो इस पर जरा जल्दी से न्यूटन्स लॉ की एप्लीकेशन कर लेते हैं, या पहले भी कर चुके हैं, फिर भी जस्ट टू कीप योर माइंड फ्रेश ऑन द आइडियाज। mg sin थीटा ये है, इधर mg cos थीटा है, n है नॉर्मल फोर्स इधर, और यहाँ फ्रिक्शन भी है। तो डाउन द स्लोप डायरेक्शन में हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। अल्फा ऑफ कोर्स, अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है ये है ACM बाय आर, अल्फा ACM बाय आर होती है। अब अल्फा और ACM की रिलेशन तो आपको पता ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगर कोई t टाइम का हम इंटरवल लेते हैं तो t टाइम में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास की आएगी, मान लीजिए ये ऐसे मैं L डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये L जो है ये रहेगा हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये L आएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो होगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, वो तो जीरो है, इनिशियली तो VCM भी जीरो है और ओमेगा नॉट भी जीरो है। तो VCM जीरो था, इसीलिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट हाफ ACM टी स्क्वायर है। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाली जो इक्वेशन होती है U जीरो है। थीटा कितना है? थीटा आएगा ओमेगा नॉट टी मतलब जीरो प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ये अल्फा देखो कितना है, अल्फा जो है ACM बाय आर है, तो हाफ ACM बाय आर इंटू टी स्क्वायर। तो आप आसानी से यहाँ देख सकते हो ये जो थीटा आ रहा है ये कितना आ रहा है, ACM इंटू हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर, तो L है, तो थीटा आ जाएगा L अपॉन आर। थीटा जो है L बाय आर आ गया, ये हाफ ACM टी स्क्वायर को मैंने L पुट कर दिया, तो L बाय आर आ गया आपका थीटा। सो वी नाउ हैव दिस थीटा एज वेल, थीटा आ गया, L आ गया। अब थीटा और L इनके टर्म्स, ये बेसिकली तो L के टर्म्स में हमें वर्क कैलकुलेट करना है। तो पहले इस फ्रिक्शन फोर्स का ट्रांसलेशनल वर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर रोटेशनल, और फिर देखेंगे कि टोटल कितना आता है। दैट टोटल शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी समथिंग वेरी स्पेसिफिक। टोटल वर्क कितना आएगा? एनी गेसेस एज ऑफ नाउ? कोई गेस कर सकता है इस समय कि टोटल वर्क कितना आने वाला है? एनीवन? एब्सोल्युटली एनीवन? Maybe during at least the video premiere of this we can have a live chat on this. टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन आने वाला है जीरो। ये हमारे कुछ पिछले वीडियोस में बात हुई भी है। टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो आएगा क्योंकि जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन एक्ट करती है उस पॉइंट की वेलोसिटी हर समय जीरो रहती है। तो फ्रिक्शन की जो पावर डिलीवर्ड है वो जीरो है, और अगर पावर डिलीवर्ड जीरो है तो किसी भी टाइम इंटरवल में वर्क डन जीरो आएगा, टोटल वर्क डन। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वर्क डन भी जीरो होंगे, वो दोनों नॉन जीरो हैं, पर एक जितना पॉजिटिव है दूसरा उतना नेगेटिव आ जाएगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, अभी देखो ऐसा होता है या नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं जरा।
जल्दी से न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया जाए, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए सी एम, और एफ आर सेंटर के अबाउट सिर्फ एफ की टॉर्क है, एन एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, सबकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास कर रही है तो उनकी टॉर्क तो जीरो ही है, तो सिर्फ एफ की टॉर्क है एफ आर, और ये है आई सी एम अल्फा, अल्फा है ए सी एम बाई आर। तो यहां से आपने सॉल्व किया तो ये आर ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा सारा, और these r's कैंसिल आउट, ये r और ये स्क्वायर गया, ये r और ये r गया, तो f आ गया 2/5 MACM। अब यहाँ से आप बड़े आराम से दोनों को ऐड कर लो तो mg sin थीटा आया 7/5 MACM, तो ACM आपको मिल जाएगा। ACM कितना आ गया, मैं इसको हाईलाइट करके जरा रेड कलर से लिख देता हूँ। ACM आ जाएगा, m कैंसिल किया, ACM आया 5g sin थीटा बाय 7, और ACM की ये वैल्यू अगर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितनी आ गई, 2/7 फ्रिक्शन आ रही है। ACM की ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट की 2/7 mg sin थीटा, तो फ्रिक्शन मिल गया मुझे, ACM मिल गया है। फ्रिक्शन और ACM दोनों ही मैंने अब कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अब देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो पहले फ्रिक्शन का वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मैं ग्रेविटी का वर्क अभी नहीं ले रहा हूं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, केवल फ्रिक्शन के वर्क की बात हो रही है। पहले ट्रांसलेशनल, तो फ्रिक्शन का ट्रांसलेशनल वर्क देखो कितना आएगा। ट्रांसलेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है 2/7 mg sin थीटा, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास की L हुई है, तो ये कितना आ गया 2/7 mg sin थीटा इंटू L, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं। इंटीग्रल की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि ये फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल होती तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता, लेकिन फोर्स कांस्टेंट निकली तो वर्क बिना इंटीग्रेशन किए वर्क के लिए हम सॉल्व कर पाएंगे। ये ट्रांसलेशनल वर्क है, ओके, दिस इज ट्रांसलेशनल वर्क। फिर रोटेशनल वर्क की बात हो जाए, रोटेशनल वर्क फ्रिक्शन का, ट्रांसलेशनल वर्क कैलकुलेट कर चुके हैं, रोटेशनल वर्क कैलकुलेट हो जाए। टॉर्क कितनी है इस फ्रिक्शन की, 2/7 mg sin थीटा इंटू आर, ये इसकी टॉर्क है। अब ये जो टॉर्क फ्रिक्शन फोर्स की है, जरा ध्यान से यहाँ आकर देखो, फ्रिक्शन जो है इसकी टॉर्क क्लॉकवाइज है, और जब ये रोल करते हुए नीचे आ रहा है तो इसकी रोटेशन भी क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्लॉकवाइज है। तो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों इनटू द प्लेन है। देखो रोटेशन की सेंस ऐसे आ रही है, अल्फा इस सेंस में है और टॉर्क भी इसी सेंस में है, तो इनटू द प्लेन है दोनों। टॉर्क वेक्टर देखिए, ये फ्रिक्शन की टॉर्क कैसी है, क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड की उंगलियां क्लॉकवाइज घुमाओ, ठेंगा दिखाओ, इनटू द प्लेन डायरेक्शन आएगी। सिमिलरली रोटेशन भी ऐसे ही हो रही है क्लॉकवाइज, तो रोटेशन की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ और ठेंगा दिखाओ, फिर इनटू द प्लेन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी डायरेक्शन आ गई, तो टॉर्क वेक्टर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों इनटू द प्लेन है। क्लॉकवाइज रोटेशन में इनटू द प्लेन आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड आएगा। यहाँ दोनों क्लॉकवाइज हैं तो दोनों ही इनटू द प्लेन आ रहे हैं। तो
दोनों की डायरेक्शन यहाँ सेम है, सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो डॉट प्रोडक्ट लेने पर पॉजिटिव आ जाएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आया था, ये आया था L by R। इफ यू रिकॉल, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाज L by R। ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट L by R आया था, तो यहाँ पर L by R सब्स्टिट्यूट कर दो। So 2/7 mg r sin theta into this theta. This theta of course is different from this theta, ये कंफ्यूज मत होना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइन है, तो ये थीटा जो है ये है L by R, तो ये R कैंसिल हो जाएगा, तो रोटेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया, ये आ गया 2/7 mg sin theta into L। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड ही था, फ्रिक्शन का टोटल वर्क जो आया है वो 0 आ गया है। तो फ्रिक्शन ने टोटल वर्क यहाँ कितना किया, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस एग्जांपल इज 0। तो ये हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, कैलकुलेशंस करके देख लिया कि फ्रिक्शन का वर्क, टोटल वर्क 0। तो अगर टोटल वर्क फ्रिक्शन का 0 है, तो यहाँ जो इस रोलिंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है उसमें इंक्रीज कैसे आ रहा है, जब ये नीचे रोल करते हुए आ रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, भाई स्पीड तो बढ़ रही है, एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है, अल्फा भी है तो ओमेगा भी बढ़ रहा है, तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों ही एनर्जीज बढ़ रही हैं। अब देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को तो फ्रिक्शन ने बढ़ा दिया, जितना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया उतना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को घटा दिया, पर ये केवल फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को एक और फोर्स बढ़ा रही है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने वाली कोई और फोर्स है, कौन सी है देख लो, यहाँ पर बड़े आराम से दिखाई दे जाएगा। ये mg sin थीटा जो ग्रेविटी का ये कंपोनेंट है, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, ये भी तो वर्क कर रही है फोर्सेस बॉडी के ऊपर। ऑफ कोर्स इसका रोटेशनल वर्क 0, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क नहीं है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, रोल कर रही इस बॉडी के लिए इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि केवल फ्रिक्शन ही इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को बदल सकती है, ग्रेविटी जो है इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं ला पा रही है। ऑफ कोर्स हियर इट्स नॉट ए जनरल थिंग, पर जब ये प्योर रोलिंग हो रही है किसी सरफेस पे तो जनरली ये बात एप्लीकेबल रहेगी। तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ट्रांसलेशनल वर्क done by gravity, वो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा mg sin थीटा into L, और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और इधर आप देख सकते हो ये है नेगेटिव चेंज, नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शन, नेगेटिव ट्रांसलेशनल वर्क, ये पॉजिटिव ट्रांसलेशनल वर्क। तो टोटल चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, डेल्टा के ई ट्रांसलेशनल, ये कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, तो इन दोनों को ऐड किया इसको और इसको, तो मुझे क्या मिल रहा है 5/7 mg L sin थीटा। इतनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है और इतनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो दोनों किस्म की काइनेटिक एनर्जीज बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, और वो किस वजह से बढ़ रही है, ग्रेविटी की वर्क फोर्स ने ट्रांसलेशनल वर्क जो किया है वो लार्जर पॉजिटिव वर्क है। इस पॉजिटिव वर्क का मैग्नीट्यूड
इस नेगेटिव वर्क से ज़्यादा है। तो टोटल ट्रांसलेशनल वर्क डन पॉजिटिव है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ ही रही है, फ्रिक्शन ने बढ़ाई है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया जिसमें हमने रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज कैसे चेंज होती हैं, रोटेशनल वर्क किसको कहते हैं, ट्रांसलेशनल वर्क किसको कहते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट्स को देखा सीखा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आने वाले कुछ जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। सो बी रेडी, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। इफ़ यू रिक्वायर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशंस ऑन दिस, इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, इधर कमेंट्स में लिखो, मैं आने वाले वीडियोस में इसको समझाऊंगा। सो यू कैन ask your queries in the comments and I will explain in the upcoming videos. For now, bye bye. Enjoy yourself, enjoy your physics, keep enjoying physics. Please appreciate this channel, like, share, subscribe to the extent possible. So thank you very much for watching. Bye bye for now.